हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस नए वीडियो में यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुराने जो एग्जाम हुआ यूजीसी नेट का उसमें आए हुए हैं। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थोड़ा इसको विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुला विनिमय किस जनजाति के साथ संबंध है? ऑप्शन ए है क्रोव जनजाति, ऑप्शन बी एजांदे जनजाति, ऑप्शन सी टिकोपियंस जनजाति, ऑप्शन डी ट्रोवियांडा जनजाति। तो यहाँ हम देखेंगे कुला विनिमय जो है ये मेलानोव्स्की की अवधारणा है। मेलानोव्स्की ने कुला विनिमय का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो है ट्रोवियांडा द्वीप समूह के जनजातियों का अध्ययन 2 साल तक अध्ययन किया और यह अध्ययन जो है सहभागी अवलोकन विधि से किए थे और इन्होंने इसमें कुला विनिमय का सिद्धांत दिया था। मेलानोव्स्की जो है इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। वो बुक का पहला बुक है द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर और दूसरा है मैजिक साइंस एंड रिलीजन। ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट के तत्वों का सही क्रम क्या है? ये रिसर्च से क्वेश्चन है और रिसर्च से काफी मात्रा में क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ये ऑप्शन है। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि जब क्वेश्चन बड़ा हो, लेंदी हो, तो हम ऑप्शन को हटाना सीखते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले रिसर्च में आता क्या है। तो रिसर्च में आता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो देखिए किस किस ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो समस्या का तर्क संगतता ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। इसका मतलब ए और सी नहीं है। तो ए और सी को हटा दीजिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन बी में है समस्या की तर्क संगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? समस्या की तर्क संगतता, निष्कर्ष, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो हम देखेंगे कि यहाँ समस्या के बाद डायरेक्ट निष्कर्ष थोड़ी आ जाएगा। समस्या के बाद कभी निष्कर्ष नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी क्या है? समस्या की तर्क संगतता, उसके बाद अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बाद लास्ट में निष्कर्ष आता है। यहाँ हम एक ट्रिक याद कर लेंगे, PhD CAG इसको नोट कर लीजिएगा और इससे आपको जो ये स्टेप है, रिसर्च स्टेप, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। P से क्या होता है? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। S से हाइपोथेसिस, D से डिजाइन, C से कलेक्शन, डाटा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक। A से एनालिसिस हो जाएगा, G से जनरलाइजेशन। इससे जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि जो स्टेप है उसके बारे में पीवी यंग बताते हैं। 6 प्रकार के स्टेप बताते हैं, 6 स्टेप बताते हैं शोध के। और ये पूछता भी है एग्जाम में अलग से कि पीवी यंग ने कितने बताए थे और लुंडबर्ग ने जो है 4 स्टेप बताए हैं और पीवी यंग 6 स्टेप बताते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से जो है क्वेश्चन है। यहाँ हम देखेंगे मार्क्स ने जो है 5 युगों की बात की है या 5 समय काल खंड की बात करते हैं। सबसे पहले मार्क्स जो है आदिम साम्यवाद की बात करते हैं। आदिम साम्यवाद किसमें है? सी और डी में। आदिम साम्यवाद के बाद दासत्व युग की बात करते हैं, फिर सामंतवादी युग की बात करते हैं, उसके बाद पूंजीवादी युग की बात करते हैं, फिर समाजवादी युग की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक समय ऐसा समाज आएगा जो वर्ग विहीन होगा, पूरी तरह से भेदभाव मुक्त होगा। इसका मतलब है आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद के बाद जो है कि क्या ये सी सही है? असमानता। तो वो कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज होगा। लास्ट में जो समाज आएगा क्या होगा? वर्ग विहीन समाज होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? शोध की समस्या को हम देख लेते हैं, शोध की समस्या हम जो है तय कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उससे जुड़ी जिस टॉपिक पे आप जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं, उससे जुड़ी जो है साहित्य समीक्षा करना या किस साहित्य पुस्तकों को पढ़ने, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उसके बाद क्या आएगा? साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा किस में है? सी में है और डी में है। साहित्य समीक्षा के बाद क्या आप रिपोर्ट का लेखन करेंगे या आंकड़ा संकलन करेंगे? ठीक। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले रिपोर्ट का लेखन तो बाद में सबसे लास्ट में होता है, तो रिपोर्ट का लेखन नहीं है।
आंकड़ा संकलन है। आंकड़ा संकलन के बाद है आंकड़ों का विश्लेषण। जब आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उस आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद लास्ट में जो है रिपोर्ट रिपोर्ट को लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? द रिलीजन ऑफ जावा, ऑप्शन ए एरविन गोफमैन, ऑप्शन बी मैनुअल कैसेल्स, ऑप्शन सी क्लिफोर्ड गिट्स, ऑप्शन डी क्लाउड लेवी स्टार्स। तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन सी क्लिफोर्ड गिट्स। द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्लिफोर्ड गिट्स। हम इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इरविन गोफमैन, इरविन गोफमैन जो है ये ड्रामेटोलॉजी की बात करते हैं, जो है नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, और ये फ्रंट और बैक की अवधारणा दी है। फ्रंट और बैक की अवधारणा किसने दी है? इस तरह करके क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मैनुअल कैसेल्स, मैनुअल कैसेल्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और इन्होंने जो है नेटवर्क सोसाइटी की बात की है। क्लाउड क्लाउड लेवी-स्ट्रास जो है ये जो है संरचनावादी हैं, कट्टर संरचनावादी कह सकते हैं क्लाउड लेवी-स्ट्रास को। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग का आधिक्य है। ठीक, जब शादी ब्याह होता है भारत में, कहीं भी आप देखेंगे भारतीय शादी ब्याह, तो वहाँ प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन का मतलब है कि कई गाड़ियां जाएंगी, खूब सजावट होंगे, खाने के लिए ढेर सारे पकवान रहेंगे। खाने के लोग कम होंगे, लेकिन पकवान इतना रहेंगे कि आपका मन देख के मन भर जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, शादी ब्याह में प्रदर्शनी उपभोग। सबसे पहले प्रदर्शनी उपभोग इंपॉर्टेंट यहाँ ये चीज है। यकीन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन। क्या प्रदर्शनी ये जो उपभोग होता है शादी ब्याह में किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन करते हैं? तो नहीं, व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन कोई विशेष जाति को लोग विशेष प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक, कुछ ऐसा नहीं है कि विशेष जाति के लोग ही प्रदर्शन करते हों। तो क्या धन का प्रदर्शन करते हैं? तो जी हाँ, जाहिर सी बात है, धन का प्रदर्शन करते हैं। महंगे भोजन का प्रदर्शन करते हैं? तो नहीं, ये महंगा भोजन नहीं हो सकता है। अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी धन का प्रदर्शन, और ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। तो इसका मतलब बी और डी किस में है? ये है फोर्थ में, बी और डी। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेंगे। थर्स्टीन वेबलेन प्रदर्शनी उपभोग की अवधारणा जो देते हैं, थर्स्टीन वेबलेन देते हैं। थर्स्टीन वेबलेन जो है, इनकी एक पुस्तक है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। ये लेजर क्लास में जो है कि प्रदर्शनी उपभोग की बात करें, उपभोग को देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है? सामाजिक घटनाओं को देखने के लिए या किसी भी सामाजिक तथ्य को देखने के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक घटनाओं को देखा जाए, किसने ये बात कही है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, वेबर, मेलानोव्स्की। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जो है कि लोग गलत कर देते हैं। क्या मेलानोव्स्की करते हैं? तो नहीं, मेलानोव्स्की नहीं करते हैं, क्योंकि मेलानोव्स्की ने तो धर्म और जादू को पवित्र माना है, वहीं विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। वेबर वेबर भी नहीं करते हैं, तो ये वेबर भी नहीं होंगे, इनको भी हटा दीजिए। दुर्खीम, हाँ दुर्खीम करते हैं। दुर्खीम ने जो है, दुर्खीम की पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें जो है सामाजिक घटनाओं को देखने के लिए ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा देते हैं, और ये कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक पद्धति से देखा जाए। और यहाँ पे जो है कि क्या रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं? तो जी हाँ, रेडक्लिफ ब्राउन ने भी जो है किसी घटना को देखने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात की है। रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। नोट कर लीजिए इनकी पुस्तक, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। पुस्तक द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी में वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग की बात की है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खीम। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले तो जानने की बात यह है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की बात की है, और सामाजिक तथ्य की बात जो है इन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है। ये पूछ देता है कि सामाजिक तथ्य की बात जो है दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में की है, तो यहाँ से ये चीज आपको पता चल जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ये कि यह किसी प्रदत्त समाज में सामान्य है। ऑप्शन बी, यह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य है। ऑप्शन सी, यह वस्तु के समान है। ऑप्शन डी, यह किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालता।
तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा में जो है कुछ विशेषता बताते हैं दुर्कीम, और कहते हैं कि सामाजिक तथ्य में वाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता, ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्कीम बताते हैं। और दुर्कीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज में जो है कि सामान्य होते हैं। ये व्यक्ति के अनुसार नहीं चलते हैं बल्कि समाज के अनुसार चलते हैं। ठीक, ये वस्तु के समान होते हैं। ये किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालता है। चौथा ऑप्शन कहता है ये किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालता है, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण भी जो है सामाजिक तथ्य करता है, अर्थात व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं कर सॉरी व्यक्ति क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका निर्धारण सामाजिक तथ्य करता है, अर्थात दबाव डालता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन सी सही है, अर्थात कौन सा ऑप्शन है? ए और सी, फोर्थ ऑप्शन है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के रूप में संरचना निर्माण की बात की है? संरचना निर्माण अर्थात संरचनाकरण की बात किसने की है? तो यहाँ हम देखेंगे इरविंग गोफमैन, ऑप्शन बी हेराल्ड गारफिंकल, ऑप्शन सी मैनुअल कैसेल्स, ऑप्शन डी एंथनी गिडेन। तो यहाँ हो जाएगा एंथनी गिडेन। एंथनी गिडेन जो है संरचनाकरण की बात की है, स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं। और यहाँ हेराल्ड गारफिंकल को अगर देखें तो हेराल्ड गारफिंकल जो है एथनोमेथोडोलॉजी की बात करते हैं, लोक विधि विज्ञान की या निर्जाति पद्धति विज्ञान की बात करते हैं। इरविन गोफमैन को हमने बताया है कि ये ड्रामेटोलॉजी की बात करते हैं, फ्रंट और बैक की अवधारणा बताते हैं। मैनुअल कैसेल्स जो है नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं? तो कौन से आंकड़े प्राथमिक स्रोत हैं? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी जनगणना रिपोर्ट, ऑप्शन डी अवलोकन। हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जो है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए दो प्रकार के स्रोत होते हैं। जो सोर्स हैं शोध में वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? जब हम अवलोकन के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा या कहीं जाके खुद जो है हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स होता है किसी बुक का सहारा ले ले, किसी डायरी का सहारा ले ले, किसी लाइब्रेरी का सहारा ले ले या पत्र पत्रिका का सहारा लेकर कोई शोध कर चुका है और उस शोध के बाद जो हम अगर हम उस रिपोर्ट का सहारा लेते हैं तो उसे हम द्वितीयक शोध में गिनते हैं। तो इसमें देखते हैं हम ऑप्शन को। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए साक्षात्कार और ऑप्शन डी अवलोकन सही है। देखते हैं ऑप्शन ए और डी किसमें है। ऑप्शन ए और डी है ऑप्शन नंबर 4 में, अर्थात हमारे लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।